हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसमें स्टार्टिंग क्या से है, पियाजे किस चीज़ के बारे में बात करता है और जो पियाजे ने हमने क्या टर्म्स दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हो तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लें पहले, क्योंकि अब जो हम हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पहली वीडियो को देख कर आएंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पियाजे ने जो अपना डेवलपमेंट है उसको स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, पियाजे ने अपने जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और ये चीज़ क्या दिखाती है कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस नहीं है, ये स्टेजेस है। जैसे मान लीजिए बच्चा अगर 2 साल की उम्र में पूरा कर लेता है तो वो ये चीज़ें कर पाएगा, पियाजे के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, अगर बच्चा मतलब उसकी एजेस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सीखेगा। ठीक है, तो अगर प्याजे का जो एजुके आप डेवलपमेंट का ग्राफ है वो आप देखेंगे वो इस तरह से डेवलपमेंट का ग्राफ है, यानी ये है आपका पहली स्टेज, और ये आपकी दूसरी स्टेज, और ये आपकी क्या है तीसरी स्टेज, और ये क्या है आपकी चौथी स्टेज। ठीक है, तो और यहीं इसके विपरीत आप देखेंगे तो जो वाइगॉस्की है उन्होंने जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यूअस मांगना है, यानी उन्होंने स्टेजेस नहीं दिए। उसने कहा है कि बच्चा जैसे जैसे एक एक टास्क को पूरा करते जाएगा, जैसे जैसे उसकी एज भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो अपने जो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट है या उसकी थिंकिंग स्किल है या जो भी उसका बाकी डेवलपमेंट्स है वो कंटिन्यूस उसके साथ चलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा इस एज में आके ही ये चीज़ें सीखेगा। वो जैसे जैसे अपनी मैच्योरिटी गेन करता रहेगा, जैसे जैसे वो नॉलेज सीखता रहेगा, एक एक स्टेप्स आगे बढ़ता रहेगा, तो वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट होती रहेंगी। ठीक है, आइए तो अभी हम प्याजे की बात कर रहे हैं, तो प्याजे में देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उसकी जो पहली स्टेज है प्याजे की वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या है आपका कि जो बच्चा है, जैसे कि आप इसके नाम से देख रहे हैं सेंसरी यानी सेंसेस, जो बच्चा है वो कुछ भी जो सीखेगा वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है ना, कितने सेंसेस होते हैं हमारे पास? 5 सेंसेस होते हैं, है ना। टच करना, देखना, और टेस्ट करना, सुनना। ठीक है, तो ये क्या है हमारे सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम अ, सीख रहे हैं चीज़ों को। तो प्याजे ने अपनी जो स्टेज दी है उसमें जो पहली चीज़ उन्होंने बताई है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इसमें बच्चा रिफ्लेक्सेस के थ्रू अपने सीखता है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है वो अपने अनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस करता है, जैसे आंखों को चिपकाना, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप कर रहा है। ठीक है, अगर वो सो रहा है और उसके आप हाथ उसका खुला हुआ है ना, अगर आप जैसे आप उसके हाथ में कुछ रखते हैं या अपने हाथ अपनी उंगली उसको पकड़ाते हैं तो वो अपने आप अपने हैंड को बंद कर लेता है, उस चीज़ को ग्रैब कर लेता है। ये हमने इंटेंशनली नहीं किया, उसने ये चीज़ें अपनी इच्छा से नहीं करी, वो तो सो रहा है उसको नहीं पता। पर ये क्या हुआ, ये उसका रिफ्लेक्स एक्शन है, ये अपने आप हुआ। चीज़ों को पकड़ना, ये भी एक तरह से उसका उस समय क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, कि वो रिफ्लेक्स कर रहा है चीज़ों को एक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी जो बच्चा है वो कोई भी अगर बिहेवियर करता है तो उसका एक गोल डायरेक्शन होता है, यानी वो एक पर्टिकुलर एम को लेके करता है। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली कोई चीज़ करेगा। जैसे आपने देखा होगा बच्चे के सामने कोई बॉल रखी है, ठीक है, वो उसको नहीं पता वो क्या चीज़ है, पर वो उसको जाके पकड़ने की उसको लेने की कोशिश करेगा। उसका एक गोल बन गया कि उस बॉल को लेना है, तो ये क्या है उस समय उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, यानी उसको चीज़ों के बारे में नहीं पता और फिर भी उसे वो चीज़ें करनी होती है। हाँ, इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन में, कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये आपका जैसे 0 से 2 साल, यानी 2 साल के आते आते ही ये एंड होने लग जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका डिफर्ड इमिटेशन, यानी नकल करना। बच्चा हर चीज़ की नकल उतारता है और वो नकल उतार के ही सीख रहा है। उसका सीखने का तरीका यही है, वो कोई पढ़ पढ़ के या सुन के नहीं सीख रहा है, वो देख कर उस चीज़ को
कॉपी करके सीख रहा है। आपने देखा होगा, अगर आप बच्चे के सामने क्लैपिंग करते हैं, आप बोलते हैं बच्चों क्लैप करो क्लैप, तो आप उसको दिखा रहे हो कि ऐसी क्लैप करनी है, ऐसे हाथों को मिलाना है। सेम वैसे ही वो बच्चा उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बस वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को कॉपी कर रहा है। तो जो भी वो सीख रहा है उस एज में, तो क्या कर रहा है, नकल करके, यानी डिफर्ड इमिटेशन के थ्रू सीख रहा है। अगला जो है आपका अगला है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है कि धीरे धीरे तो बच्चा नया होता है, बहुत ही यंग बेबी है, 6 महीने का बच्चा है। अगर आप उसके सामने कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसे बहुत हैरानी से देखता है, उसे लगता है ये क्या है। पर जैसे ही आप उसके सामने से वो चीज़ हटा देते हैं, वो क्या करता है, उसको ये लगता है कि अब ये चीज़ दुनिया में है ही नहीं, उसको अब उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है ना। अब जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती है, धीरे-धीरे वो दो दो सेंसरी मोटर स्टेज के दो लास्ट टाइम पे आते-आते 2 साल का होते-होते वो ये चीज़ समझ जाता है कि हाँ, वो चीज़ गायब नहीं हुई है, वो चीज़ अभी है, वो उसको ढूँढना शुरू करता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। यानी जब बच्चा छोटा होता है, उसके लिए वो चीज़ परमानेंट नहीं होती है। अगर उसके सामने आपने लाल बॉल दिखाई है, तो वो कुछ समय तक उसके सामने है, वो उस समय तक उसके लिए अवेलेबल है। पर जैसे ही वो बॉल उसकी आँखों के सामने से हट जाती है, उसके लिए वो बॉल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो बॉल उसके लिए यहाँ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। ठीक है? इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो इसमें क्या है कि आप स्टेजेस को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, किस स्टेज का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर बच्चा के सामने कोई चीज़ रखी है और वो जाके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये बच्चे की कौन सी, ये प्याजे की कौन सी स्टेज के अंदर आता है, या इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर वही बच्चा, अगर आप वो ऐसे बोलते हैं कि आपने बच्चे के हाथ में कुछ दिया, उन्होंने अचानक से उसको पकड़ लिया, ठीक है, तो ये प्याजे की कौन सी स्टेज है, ये प्याजे की है आपकी रिफ्लेक्स एक्शन वाली स्टेज, यानी फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आती है। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज तक रहता है, ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉपी ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन है। तो उसमें से आपका आंसर क्या रहेगा, सेंसरी ऑपरेशन। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस इन स्टेजेस से पूछे जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को याद भी रखना है कि किस स्टेज में क्या आता है, और बच्चे का क्या एक्शन रहता है, और इनका मीनिंग्स क्या है वर्ड का। अगली जो स्टेज है वो है आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशन जैसे आप समझ रहे हो, यानी ऑपरेशन से पहले की, उसकी चीज़ों को समझने से पहले की स्टेज, यानी वो एक मैच्योरिटी से पहले की स्टेज। अब इसमें हम और देखते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी जो बच्चा है वो बिना लॉजिक के कोई भी चीज़ करता है, उसको चीज़ों के पीछे का लॉजिक नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक सबसे अच्छा कॉमन एग्जांपल है कि बच्चे के सामने कपड़े सूख रहे हैं धूप में, ठीक है, उसको उसका लॉजिक नहीं पता कि वो गर्मी से जो उसका पानी है वो भाप बन जा रहा है, बस उसको ये पता है कि हाँ कपड़े सूख रहे हैं। तो वो उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं जानना चाहता, उसको उसको कोई लॉजिक पता भी नहीं है। ठीक है। अगला है आपका एनिमिज्म, यानी जीववाद। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके लिए उसके आसपास की हर चीज़ जीवित है, लिविंग है। उसको नहीं पता कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है या क्या चीज़ है। उसके लिए एक ही शब्द है, वो है लिविंग थिंग्स, यानी सारी चीज़ उसके लिए जिंदा है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है अपने डॉल्स के साथ जब खेलता है, तो उसको खाना खिलाता है, उसको कपड़े पहनाता है, उसको मतलब इस तरह ट्रीट करता है जैसे वो एक लिविंग थिंग्स है ना। उसके साथ बातें करना, उसके साथ घूमना, अगर उसको कहीं चोट लग जाती है, अगर गुड़िया कहीं गिर जाती है, तो वो उसके लिए भी रोता है कि उसको चोट लग गई होगी। या आपने देखा होगा कई बार बच्चे की चोट लग जाती है, नीचे ज़मीन पे गिर जाता है ना। तो हम ज़मीन को ऐसे मार देते हैं कि देखो हमने इसको भी मार दिया, ये भी रो रहा है। तो उसको लगता है कि जो ज़मीन है या जिस चीज़ से उसको चोट लगी है, उसको भी दर्द हुआ, उसको भी लगा, तो वो लिविंग थिंग्स है, उसके लिए अभी ये चीज़ है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एनिमिज़्म। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है एनिमिज़्म। से आपको इस चीज़ को याद हो जाना चाहिए कि एनिमिज़्म यानी एनिमल की तरह सब चीज़ें जिंदा हैं। ठीक है। अगला है आपका इनरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इनरिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को मतलब रिवर्स करके नहीं समझ सकता, इनरिवर्सिबल है उसके लिए, वो चीज़ों को डायरेक्ट समझता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप उसको घर से मार्केट लेके गए साथ में, ठीक है, अगर आप उसको घर से कहाँ लेके गए, उसको मार्केट लेके गए, तो जब वो मार्केट गया तो उसको जाने का रास्ता तो पता चल गया,
हमने देख लिया कैसे कैसे आना है। पर आपने जैसे मार्केट पहुँच के उसको बोला कि अब आपको वापस घर जाना है अपने आप अकेले, तो बच्चा वहाँ उसको मना कर देगा, घर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये चीज़ प्याजे ने खुद एक्सपेरिमेंट की थी अपने बच्चों पे। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो ये था कि वो अपने बच्चे को एक दिन लेट कर देते हैं स्कूल के लिए और उसकी स्कूल बस छूट जाती है। तो प्याजे अपने बच्चे को, जो उसका बच्चा 3 साल 4 साल का था, उसको वो स्कूल लेके जाते हैं और उसको ले जाके छोड़ देते हैं और फिर वो उस बच्चे से बोलते हैं क्या अब आपको शाम को अपने आप अकेले घर आना है। पर बच्चा मना कर देता है, बोलता है कि मुझे वापस आने का रास्ता नहीं पता। ये क्या है कि इनरिवर्सिबल, उसको रिवर्स करके वो चीज़ें नहीं समझ पा रहा। ठीक है, आप उसको किसी भी तरह से समझ लीजिए। अगर आपने कोई पज़ल उसको सॉल्व करके बता दिया, फिर आपने उस पज़ल को दोबारा ख़राब कर दिया, तो उसको आप बोलो सॉल्व करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन रिवर्स करके वो चीज़ नहीं समझ पाता। जैसे हम दोबारा इन रिवर्स करके समझ सकते हैं, वैसे वो उस चीज़ को समझ नहीं सकता। अगली जो उसकी प्री ऑपरेशन स्टेज में मेन चीज़ है वो है ईगोसेंट्रिज्म। यानी जो बच्चा है वो ईगोसेंट्रिक होता है इस एज में। यानी इस चीज़ का मतलब आपने कई बार शायद मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने गलत भी समझाया है या फिर गलत तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो इसका लोग मतलब निकालते हैं कि बच्चा हर चीज़ को मतलब अपने वो देखता है, दूसरों पर्सपेक्टिव नहीं समझता है। पर रियल में इसका मीनिंग क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि जो बाकी लोग हैं वो भी उसी की तरह सोच रहे हैं। यानी उसको लगता है कि जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, बाकी लोग भी उसी तरह से उस चीज़ को समझेंगे सोचेंगे। अगर मैं सोच रहा हूँ कि सेब ग्रीन है, तो बाकी लोगों के लिए भी वो सेब ग्रीन ही होगा। यह है उसका ईगोसेंट्रिज्म। यानी उसको ये लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें मैं करूँगा, जैसे जैसे चीज़ें मैं सोचूंगा, वैसे वैसे ही बाकी लोग भी सोचेंगे। उसको उसको ये चीज़ नहीं पता कि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव अलग है। बड़ा इंसान उस चीज़ को अलग तरीके से देखेगा, अलग तरीके से सोचेगा, अलग तरीके से समझेगा। और छोटा बच्चा जो है वो उसको अलग तरीके से समझेगा। पर जो इस एज का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे लिए कोई चीज़ सही है तो वो सबके लिए सही होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा इस एज में बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, जिद करते हैं हर चीज़ की कि यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, हमें यही चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बड़े के अकॉर्डिंग भी यही चीज़ सही है। अगला क्या है आपका? सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन में क्या होता है कि इसको हम, इसका दूसरा नाम जो है, उसका दूसरा नाम है लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब वो कंजर्व करके चीज़ें नहीं समझ सकता। जैसे हमने इसमें देखा था इनरिवर्सिबिलिटी, कुछ कुछ ये इसके इससे मिलता जुलता ही है। मतलब बच्चे इन रिवर्स करके कंजर्व करके चीज़ों को उल्टा करके नहीं समझ सकते। अगर आपने बच्चे के सामने 2-2 रुपए के 2 कॉइन रखे, ठीक है, और एक 5 रुपये का कॉइन रखा। अगर आप बच्चे से पूछोगे कि आपको कौन से पैसे लेने हैं, तो बच्चा इसे पिक करेगा, इसे नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा है ना, वो क्वालिटी में उनको मतलब ही नहीं है। उनको यही चीज़ ज़्यादा लगेगी। ठीक है, प्याजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था कि प्याजे ने अपने बच्चे के सामने 2 गिलास रखे। ठीक है, इसमें बराबर पानी था और इसमें भी सेम पानी था। अब प्याजे ने क्या करा, एक लंबे गिलास में इसको डाल दिया। ठीक है, अब प्याजे ने पूछा कि कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है। ठीक है, तो बच्चे का आंसर क्या था कि इस वाले गिलास में ज़्यादा पानी है। अगला जो है आपका सिम्बॉलिक थॉट्स या मेक बिलीव प्ले। यानी बच्चा जो होता है वो सिर्फ चीज़ें सिम्बल्स में चीज़ें समझता है। आपने देखा होगा हम जब ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं तो साथ में उसको सेब भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को उससे लिंक कर रहा है, एप्पल को उससे लिंक कर रहा है। यानी जो बच्चा है वो अपने जो थिंक वो है लैंग्वेज है उसको सिंबल्स के थ्रू समझता है, ना कि वो वर्बली समझेगा कुछ। अगर आप उसको बोलोगे कार, तो आपको उसको कार दिखानी पड़ेगी तभी वो कार को समझेगा, वो इमेजिन नहीं कर सकता, उसमें उसको नहीं पता चीज़ें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिम्बॉलिक थॉट्स, यानी सिंबल्स में चीज़ों को समझना। और वो थॉट्स भी इसी तरह करता है, उसका माइंड भी इसी तरह चीज़ों को सोचता है सिम्बल्स के थ्रू ही। ठीक है, यहाँ तक हमने आपने आज प्याजे की 2 स्टेजेस के बारे में देखा। पहला है आपका
सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन स्टेज की आपको एज याद रखनी है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 साल के लिए है, और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 साल तक होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है 2 से 7 साल की एज को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको उसको बताना है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है ना। इसमें आपको ये भी समझना है कि प्याजे ने किस स्टेज में कितना डेवलपमेंट बताया है बच्चे का, यानी वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। जैसे कि आप अगर आपसे पूछ लेगा कि जो ईगोसेंट्रिज्म है वो कौन सी स्टेज में आता है, स्टेज 1 में, 2 में, या 3 और 4 में, तो आपको बताना है स्टेज 2 में, प्री ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस की हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, पर अभी हम थ्योरी क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझना है और याद रखना है। अगर आपको सीटेट और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करनी है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये आपकी बेसिक्स हैं, इन पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। थैंक यू।